गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो, तो जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था और व्यापम के हर एक स्टूडेंट को जिस चीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहते हैं इसको हिंदी में। ऐसा शानदार नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा मतलब कि ज्ञान की सरस्वती, बिल्कुल गहरा ज्ञान, बिल्कुल बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा लेकर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि इंटरेस्ट लो, है ना, ऐसा लोड है ऐसे मत पढ़ो, इंटरेस्ट लो नंबर सिस्टम में। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। वो कहते हैं ना, जीवन की हर चीज़ में मज़ा है, तुझे लेना नहीं आता। जीवन की हर चीज़ में मज़ा है, तुझे लेना नहीं आता। जीवन की हर चीज़ में नशा है, तुझे पीना नहीं आता। अदरवाइज़ न ले मेरे शब्दों को। नशा केवल शराब और सिगरेट का नहीं होता, बहुत अच्छे अच्छे नशे भी होते, दीवानगी, जुनून, पैशन, समझ आई बात है ना। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं मतलब नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा गहरा ज्ञान आपके सामने ओपन कर करके रखूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग। चलो, संख्या पद्धति बोलते, पहली क्लास है आज हमारी नंबर सिस्टम की। ज्ञान लें, ज्ञान कॉपी करना है, डर नहीं, आराम से रिलैक्स्ड होकर ज्ञान। मैंने बोला ना, ज्ञान की सरस्वती बहेगी बिल्कुल आज। चलो, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ये जैसे भी लिखते हैं यार, समझ लेना यार, है ना, संख्या पद्धति, ठीक है, जो भी है ना, सब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, सब सब यूनिट, डिजिट, इकाई, अंक, शेषफल, एसफल, गुणनखंड, गुणज, सरलीकरण के जितने भी सवाल है सब, बोर्ड मास, ओड मास, ये वो, फ्रैक्शन, भिन्न, दशमलव, है ना, इकाई अंक, फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ज़ीरो, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पूर्णांक, सब, सारी दुनिया, को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं, हर प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे, जाति मान, स्थानीय मान, है ना, क्लियर। एक एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़, क्लियर। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम की कैटेगरी आपको बताऊंगा, वेराइटीज़, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो शांति से चालू करते हैं, नंबर्स की बात करूँ आराम से, है ना, बहुत प्यार से, बहुत मज़े लेंगे। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ, बता नहीं सकता आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए। चल, नंबर दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। नंबर यानी कि संख्या दो प्रकार की होती है, एक रियल और एक इमेजिनरी। एक होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, है ना, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ संख्या, है ना। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक। शब्द से क्लियर हो रहा है, केवल कल्पना मात्र है, कोई यूज़ नहीं हमारे सिलेबस में। तो हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर का कोई यूज़ नहीं है, कल्पना मात्र है, संख्या होती नहीं, केवल कल्पना है, केवल इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन को हमने आई नाम दिया, आयोटा, उसकी वैल्यू -1 होती है, आपके काम का नहीं है। हमारे काम का रियल नंबर, जो वास्तविक दुनिया में जिसका अस्तित्व है। रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, सेट ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं के समूह को हम कैपिटल आर बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं कैसी होती, क्या होती, ये देखो, ये रियल नंबर लाइन है, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस का इन्फिनिटी। इधर -1, -2, -3 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। ये रियल लाइन बोलते हैं इसको, रियल नंबर की लाइन, यानी कि इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। क्लियर है ना। रियल, वास्तविक रेखा, हिंदी में बोल देंगे वास्तविक संख्याओं की रेखा। क्लियर। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन, रियल लाइन, वास्तविक संख्याओं की रेखा, जो दिख रहा ना, इसको जो नाम देना है वो दे दो आप आराम से अपने हिसाब से, ठीक है। इस पे आने वाली दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी रियल होती है। और आज की दुनिया में जो भी संख्या यूज़ हो रही है और यूज़ होती आई है और जो यूज़ होती रहेगी, वे सारी की सारी संख्याएं इस लाइन के ऊपर ही आती, इस लाइन से बाहर नहीं जाती। क्लियर। अब देखो, देखो ना, सब कुछ आ गया, 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू प्लस का अनंत, 0 से लेके -1 -2 -3 अप टू माइनस का अनंत। बोलो समझे कि नहीं समझे। प्लस में भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक। अब सवाल उठता है कि सर
2.5 तो नहीं आया, तो 2.5 आया है, 2 और 3 के बीच में 2.5 है। हर एक संख्या को लिख तो नहीं सकता ना। हर दो अंकों के बीच अनंत संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर है। हर दो अंकों के बीच, हर दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं हैं बीच में। जैसे आप बोलेंगे सर 2/3 तो आया ना, 2/3 0.66 होता लगभग, तो 0.6 आएगा ना, 0 और 1 के बीच में 0.5 के पास में बिल्कुल आएगा। आप बोलेंगे सर 1/1000 तो है, 10,000 तो है ही नहीं, तो 1/10,000 0.001 होता है, 0.001 0 के पास में बिल्कुल आएगा यहाँ पे। मतलब बटा में बोल दो √2। √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है 1.414, तो 1.414 1 और 2 के बीच में आएगा। रूट में हो नंबर, बटा में हो, दशमलव में हो, बार में हो, कैसा भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, दुनिया की हर एक संख्या इस नंबर लाइन पे आती है। इसको बोलते हैं वास्तविक रेखा। दुनिया की सारी संख्याओं को ये लाइन अपने आप में समाये हुए है। समझ आई बात? सब कुछ आ गया इस पे। इसको बोलते हैं रियल लाइन। सिर्फ ये नंबर दिख रहे हैं नहीं, हर दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं हैं, हर दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं, सबको समेटते हुए शुरू से अंत तक, -∞ से +∞ तक सब कुछ, ये सब रियल नंबर होते हैं। क्लियर? तो अब मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको परिभाषाएं लिखवाऊंगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट डालो, ये स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं बनाना आपको, स्ट्रक्चर अलग से बनाना है और परिभाषाओं के नोट्स अलग से बनाना है डेफिनेशन के। क्लियर? तो पॉइंट 1 डालो और रियल नंबर लिखो जरा, रियल नंबर की डेफिनेशन। पॉइंट 1 पे आप लिखेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या, और इसे डैश लगा के लिखो जरा परिभाषा इसकी फटाफट जल्दी से। रियल नंबर की डेफिनेशन ना लिखो जरा फटाफट जल्दी से। हाँ, जो संख्याएं इस वास्तविक रेखा पर आती है, जो संख्याएं इस वास्तविक रेखा पर आती है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो संख्या इस वास्तविक रेखा पर आती है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो संख्या इस वास्तविक रेखा पर आती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। द नंबर्स, इंग्लिश वाले लिखें, द नंबर्स विच लाई ऑन दिस रियल लाइन, द नंबर विच लाई ऑन दिस रियल लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। द नंबर विच लाई ऑन दिस रियल लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। द नंबर विच लाई ऑन दिस रियल लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। लिखा, और उसमें डेफिनेशन के साथ ये लाइन बना लो, एक बढ़िया शानदार सी, है ना, ये लाइन बना लो, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। क्लियर? और √2, डेसिमल, बार सारे नंबर इसी पे आएंगे, ठीक है, ये रियल नंबर। तो ये सबसे बेसिक मैंने बिल्कुल इनिशिएट करते जा रियल नंबर से, वो डेफिनेशन लिखवाई आपको मैंने। अब रियल नंबर के अंदर हम वेराइटीज़ पे जाएंगे, रियल नंबर कितने प्रकार से बढ़ता है क्या नहीं, वो स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ। क्लास को रोक के आराम से इसको कॉपी कर ले, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। चलो भाई आते आगे। अब रियल नंबर के पार्ट्स होंगे। रियल नंबर के जो पार्ट्स होते हैं, सुनना, ध्यान देना, है ना। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रुको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको ताकि हमारे पास स्पेस रहेगा, है ना। वास्तविक संख्या, है ना। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनमें हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है सदियों से लोगों में, और आज ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर कर दूंगा बिल्कुल गहराई से, अपनी भाषा में बिल्कुल नई नई परिभाषाएं लिखवाऊंगा आपको, खुद की बनाई हुई। रेशनल एंड इरेशनल, एंड इरेशनल, इरेशनल नंबर दिख रहा है ना। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। या फिर जो दूसरा नाम मैं देता हूँ,
मैंने खुद ने आविष्कार किया है जो रेशनल नंबर का दूसरा नाम जो मैं खुद देता हूँ वो है तर्कसंगत। तर्कसंगत संख्याएं, है ना। इरेशनल को अपरिमेय बोलते हैं, अपरिमेय, है ना, ठीक है। और जो मैं नाम देता हूँ इसको अपरिमेय संख्या है, वो है तर्कहीन, जो मैंने खुद ने बना के नाम दिया है इस चीज़ को। क्यों दिया है बताऊंगा। तर्कहीन, है ना, ठीक है। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर बोलते हैं ना। कैपिटल आर मतलब वो रियल लाइन को प्रस्तुत करता है, क्यू मतलब रेशनल नंबर के पूरे सेट को क्यू बोलेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या है ना रेशनल नंबर। अब रेशनल के बाद और थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। रेशनल के बाद और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, नेचुरल नंबर। बनाओ स्ट्रक्चर को तो बना लो एटलीस्ट आप लोग इतना, है ना, कॉपी में बना लो। नहीं बनाओगे रिपीट कर करके देखो, लेकिन कलम चलाओ, है ना, बिना रिपीट किए दिक्कत आएगी आपको। सॉरी, विदाउट नोट्स बनाए बिना पेन चलाए नहीं हो पाता है। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ना, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, है ना। अब इधर आइए, इंटीजर। अब मैं बात करता हूँ इंटीजर की, है ना। इंटीजर यानी कि होता है पूर्णांक। पूर्णांक, है ना, इसको कैपिटल आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को कैपिटल आई या फिर जेड से, इसको कहते हैं पूर्णांक। एक होता है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, है ना, होल नंबर, ठीक है। इसका कोई डिनोशन नहीं होल नंबर का, अभी भी आप गूगल करेंगे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। चलो अब नेचुरल नंबर के हम टुकड़े करेंगे। एक होगा प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या, है ना, प्राइम नंबर। और एक होता है भाज्य, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, है ना। और एक और होता है परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर थोड़ा सा रेयर केस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ भी न छोड़े। परफेक्ट नंबर, है ना, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। नंबर सिस्टम में तो मतलब ज्ञान ही ज्ञान है। परफेक्ट नंबर, इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, हम बोल देंगे निश्चित संख्या वगैरह जो भी बात करेंगे अभी, है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर। अब इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर के नॉर्मली दो टुकड़े होंगे, एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या, है ना, और एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, है ना। इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा अभी हमारे सामने प्राइम के साथ साथ को प्राइम्स भी आएगा। को प्राइम में दो नंबर के जोड़े होंगे, है ना, ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब इस स्ट्रक्चर में से एक एक को पकड़ पकड़ के हम मतलब कुटाई करेंगे, एक एक को पकड़ पकड़ के। मतलब जैसे वो नहीं होता, आपने वो देखा होगा, वो शहर के बाहर झोपड़ी बना के रखते हैं लोग, लोहार। वो क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं और फिर वो कूटते हैं उसको शेप देने के लिए, ठीक है। वैसे ही एक एक को पकड़ पकड़ के हम सीधा करने वाले हैं इनको, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीजर के बारे में जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो एक डेफिनेशन, मैंने बोला ना स्ट्रक्चर अलग चलने दो, डेफिनेशन की सीरीज़ अलग से चलने दो। रियल नंबर लिखवाया था, अब लिखो इंटीजर, इसकी डेफिनेशन लिखो 0.2, ये दूसरी परिभाषा। फिर मैं आऊँगा इन पे क्या करके। पहले इंटीजर की डेफिनेशन लिखो ज़रा, राइट डाउन। इंटीजर की डेफिनेशन लिखिए। इंटीजर पूर्णांक, आई और जेड से डिनोट करेंगे इसको। लिखो ज़रा परिभाषा, लिखो। जो संख्या स्वयं में पूर्ण हो,
स्वयं में पूर्ण हो, पूर्ण, जो संख्या स्वयं में पूर्ण हो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं में पूर्ण हो, पूर्ण, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं में पूर्ण हो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना, जिन संख्याओं में दशमलव नहीं आता है ना, जिन संख्याओं में ब्रैकेट में लिखो, मैं बता रहा हूँ क्या लिख रहे हो, साइड में ब्रैकेट में लिख लो हिंट डाल के, जिन संख्याओं में दशमलव नहीं आता सामान्यतः, है ना, ये कोई ज़्यादा इसको वेरीफाइड मत करना, है ना, ये परिभाषा सिर्फ अपनी भाषा में लिखवाई है मैंने, नहीं तो आप बोलोगे, कोई तीसरा बंदा बोलेगा सर ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। गलत है मान रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, तो लिखो, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ बताऊँगा आपको, ठीक है, उसमें लिख लो कि जिन संख्याओं में दशमलव नहीं आता, सामान्यतः लिख लो ऐसा समझने के लिए, है ना, ठीक है। तो इंग्लिश वाले, हाँ, द नंबर्स विच आर कंप्लीट नॉट इन डेसिमल्स, द नंबर विच आर, द नंबर्स प्लूरल लिख लें, द नंबर्स विच आर कंप्लीट नॉट इन डेसिमल्स, द नंबर विच आर कंप्लीट नॉट इन डेसिमल्स, the numbers which are complete not in decimals, not in decimals are called integers, are called integers, are called integers, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इंटीजर क्या होते देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो, ये इंटीजर की मैं रेखा बना देता हूँ एक, ध्यान देना, 0 1 2 प्लस का इन्फिनिटी, -1 -2 और डैश 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 इधर आएगा माइनस का इन्फिनिटी। बोलो समझे कि नहीं समझे? 0 1 2 डैश डैश अप टू प्लस का इन्फिनिटी, 0 -1 -2 डैश डैश अप टू माइनस का इन्फिनिटी। इंटीजर की डेफिनेशन में लाइन बना लो ज़रा फटाफट, बनाइए लाइन, ये लाइन बना लो जल्दी। अब सुनिए क्या है कहानी, है ना, बाद में बना लेना, सुनो मेरी बात, ऐसा है। अब आप बोलोगे सर रियल नंबर में भी वही लाइन बनवाई थी, इसमें भी वही लाइन बनवाई, लेकिन फ़र्क ये है कि रियल नंबर में 1 और 2 के बीच 1.5 भी आएगा, यानी कि रियल नंबर में 1 और 2 के बीच में जो अनंत संख्याएं हैं वे सब आएंगी। रियल नंबर सब समेटेगा, एक एक चीज़ समेटेगा पूरी रेखा की, लेकिन इंटीजर केवल पूर्णांक को ही उठाएगा। इंटीजर में सिर्फ 1 के बाद अगला इंटीजर सीधे क्या आएगा 2, 1.5 नहीं आएगा, 1.75 दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, जो पूरी संख्याएं हैं वे आएगी इंटीजर में, पूर्णांक, पूर्णांक, समझ आई बात? तो 1 पूरा आएगा, 2 पूरा आएगा, 0 पूरा आएगा, -1 पूरा आएगा, -2 पूरा आएगा। समझ आई बात आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? दशमलव वाले नहीं आएंगे। तो रियल नंबर की रेखा और इंटीजर की रेखा सेम दिख रही है, लेकिन रियल नंबर में हर दो नंबर के बीच अनंत संख्याएं सब आएगी, दशमलव, रूट सब, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है बस वही पूर्ण संख्याएं आएगी। समझ आई बात? वैसे इसको लाइन नहीं बनाना चाहिए, इसमें आप लाइन मत बनाओ, लाइन मत बनाओ, इसको आप सिर्फ ऐसे लिखो, ऐसे कोमा लगा के, है ना। लाइन का मतलब है कि पूरी लाइन को समेटना एक प्रकार से, वैसा इंटेंशन। -1 -2 डैश 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 माइनस का इन्फिनिटी। बोलो समझे क्या नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो 0 1 2 3 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, है ना, -1 -2 -3 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये जो नंबर दिख रहे हैं सारे कहाँ जाएंगे? इंटीजर में। क्लियर? लिखी डेफिनेशन। चल अब तो ये इंटीजर था, इंटीजर हो गया। अब मैं आ रहा हूँ रेशनल और इरेशनल, है ना, परिमेय और अपरिमेय। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हिंदी में सबसे ज़्यादा उलझाने वाली चीज़ है, न समझने वाली चीज़ है, समझ में इजीली न आने वाली चीज़ है, सवाल आए तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाने वाली चीज़ है, वो है रेशनल और इरेशनल, है ना। तो अब आप अगली डेफिनेशन डालो, रेशनल नंबर, तीसरी डालो जरा, रेशनल नंबर, परिमेयी संख्या, और साथ में तर्क संगत भी लिखना। लिखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखो जरा, तीसरा पॉइंट, या तीसरी परिभाषा है ना, लिखिए जरा फटाफट। रेशनल नंबर, है ना, ये जो परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ रेशनल और इरेशनल की, ये मेरी बनाई हुई है। जो किताबी परिभाषा है उस पर मैं आपको बाद में लाऊंगा।
जो आपकी किताबी परिभाषा है ना, उस पर मैं आपको बाद में लाऊंगा। पहले मैंने जो परिभाषा बनाई ये समझाने के लिए बहुत अच्छे से, रेशनल और इरेशनल की वो परिभाषाएं लिखो मेरी बनाई हुई। लिखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन ज़रा। जिन संख्याओं को हम जानते हैं, जिन संख्याओं को हम जानते हैं तथा जिनका प्रयोग हो रहा है, जिन संख्याओं को हम जानते हैं तथा जिनका प्रयोग हो रहा है, वे परिमेय संख्या या तर्क संगत संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं को हम जानते हैं तथा जिनका उपयोग हो रहा है, वे परिमेय या तर्क संगत संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं को हम जानते हैं तथा जिनका प्रयोग हो रहा है, वे परिमेय या तर्क संगत संख्याएं कहलाती है। इंग्लिश में द numbers which are being practically used, the numbers which are being practically used, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना आप उसका, है ना, ठीक है। जिनको हम जानते हैं, अब जिन संख्याओं को जानते तथा जिनका प्रयोग हो रहा है, इसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे हम? द नंबर्स विच आर बीइंग प्रैक्टिकली यूज्ड, है ना, विच आर बीइंग प्रैक्टिकली यूज्ड एंड विच वी नो, जिन्हें हम जानते हैं। द नंबर्स विच आर, लिख लोगे ना अंग्रेजी में, सिर्फ हिंदी में लिखवा रहा हूँ, इसकी परिभाषा है ना, ठीक है, जो मैंने बनाई, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखो। जिन संख्याओं को हम नहीं जानते, अपरिमेय, ये चौथी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देना, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बाद 4-5 लाइन छोड़ देना, है ना। और इरेशनल की डेफिनेशन लिखो जरा, चौथी परिभाषा। जिन संख्याओं को हम नहीं जानते, जिन संख्याओं को हम नहीं जानते तथा जिन संख्याओं को हम नहीं जानते तथा उनका उपयोग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जैसा लिख रहा हूँ वैसा शब्द टू शब्द लिखना। जिन संख्याओं को हम नहीं जानते तथा जिनका उपयोग होने का सवाल ही नहीं उठता, जैसा शब्द बोले वैसे वैसे छापना है, आपको लिखना है ना। जिन संख्याओं को हम नहीं जानते तथा जिनका उपयोग होने का सवाल ही नहीं उठता, उन्हें अपरिमेय या तर्कहीन संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को हम नहीं जानते तथा अब जानते ही नहीं हो तो उपयोग होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे किसी चीज़ को जानोगे, पहचानोगे, सामने है तभी तो उसका उपयोग होगा, जानते ही नहीं तो उपयोग कैसे होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। जिन संख्याओं को हम नहीं जानते तथा उनका उपयोग होने का सवाल ही नहीं उठता, उन्हें हम अपरिमेय या तर्कहीन संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम अपरिमेय या तर्कहीन संख्याएं कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? जिन्हें नहीं जानते वे हो गई अपरिमेय। बस मैंने जो 2 शब्द बोले, बस वो 2 शब्द में ख़त्म हो गया, परिमेय अपरिमेय। ध्यान रखें, जिन्हें हम नहीं जानते वो अपरिमेय और जिन्हें जानते हैं वो परिमेय। जिन्हें हम जानते हैं वो परिमेय, जिन्हें हम नहीं जानते, ये परिभाषा बस मैंने लिखवाई। परिभाषा को भूल जाओ, लिख के छोड़ो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? जिन्हें हम नहीं जानते वो अपरिमेय हैं और जिन्हें हम जानते हैं वो परिमेय हैं। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? जिन्हें हम नहीं जानते वो अपरिमेय हैं और जिन्हें हम जानते हैं वो परिमेय हैं। अब ये डेफिनेशन कहाँ से बनी? सबसे पहले शांति रखो, भागो मत। जिसको भागना है वो भाग जाओ। शांति, आराम से, है ना। ज्ञान लेना है, कुछ नया सीखना चाहते हो तो पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। क्लियर है ना। ये चीज़ बहुत परेशान करती है। आप लोग डेफिनेशन रटते हो, मैं बता रहा हूँ इस दुनिया को, मतलब नहीं बोलना चाहिए, वेरी सॉरी टू से, बट जहाँ तक मैंने 10 साल से पढ़ा के जो देखा है, परिमेय अपरिमेय लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है। लोगों को छोड़ो, टीचर्स को भी क्लियर नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों पे जाके रटवा देते हैं बच्चों को, ठीक है। मैं एक पॉइंट भी नहीं रटवाऊंगा आपको यहाँ पे, है ना। और किताबी भाषा के आधार पे रटन विद्या पे भी फॉलो नहीं करूँगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। अपरिमेय मतलब
जिसका परिमेयकरण नहीं कर सकते, जिन्हें आप नहीं जानते। इस शब्द का प्रैक्टिकली व्यवहारिक भाषा में क्या अर्थ होता है पता है आपको? इर्रेशनल मतलब अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जिसका परिमेयकरण नहीं किया जा सकता। अपरिमेय मतलब जिसका परिमेयकरण नहीं किया जा सकता, जिस पे तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता, जो तर्कहीन है। समझ आई बात? आपके सामने है लेकिन उस पे तर्क नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप उसको नहीं जानते। तो अपरिमेय, परिमेयकरण नहीं होने का अर्थ है कि आप नहीं जानते उसको, परिमेयकरण नहीं कर पा रहे हो, तर्क नहीं कर पा रहे हो, तर्कहीन है। तो निष्कर्ष ये निकला उस चीज़ का कि जिसको आप नहीं जानते। तो अपरिमेय मतलब जिसका परिमेयकरण नहीं होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा। समझ आई बात? वो अपरिमेय है, जिसको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते। तो ले देके इस शब्द का मीनिंग है इनडायरेक्टली, जिसको आप नहीं जानते वो अपरिमेय हो गया। उसका परिमेयकरण क्या करोगे आप? रेशनल, परिमेय, जिसका परिमेयकरण हो रहा है, जिस पे तर्क वितर्क कर पा रहे हो, जिसके बारे में बातचीत कर पा रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो कि नहीं यार इसका चरित्र बहुत अच्छा है, ये इंसान वैसा, ये इंसान ऐसा है। क्यों तर्क कर पा रहे हो उस पर? क्योंकि उसको आप जानते हो। तो रेशनल नंबर का मतलब वो नंबर जिन्हें आप जानते हैं, और इरेशनल नंबर मतलब का वो नंबर जिन्हें आप नहीं जानते। अब मैं आपको बताता हूँ, जिन संख्याओं को आप नहीं जानते वो संख्याएं बहुत कम हैं। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उनको छोड़ के जितने भी बचेंगे ना इस दुनिया में, सब रेशनल में आ जाएंगे। समझ आई बात? तो जिन संख्या मैं बोल रहा हूँ ना, वो संख्याएं जो सामने है लेकिन आप उसको नहीं जानते, ऐसी संख्याएं बहुत कम है। चलो एक दो संख्या के दर्शन करवाता हूं मैं आपको कि ऐसी कौन सी संख्या जिनको आप नहीं जानते। देखो, बताना मेरे को, है ना, मैं आपसे सवाल करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बोला ना बहुत इंटरेस्टिंग है, शानदार। किताबी परिभाषा जो है वो खुद मैं बनवा दूंगा आपकी परिभाषा। आप अपने ज्ञान को जब शेप दोगे ना, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे, उस ज्ञान को जब आकार दोगे ना, तो वो आकार देते देते वो परिभाषा जनरेट हो जाएगी अपने आप, जो किताबों में लिखी है। देखो इधर देखो, अपरिमेय है ना, जिन संख्याओं को नहीं जानते। अब सवाल उठता है सर हम तो सबको जानते हैं। मैं बताता हूँ आप किसको नहीं जानते। रुको जरा यार, किसको नहीं जानते? √2, √3 नहीं जानते आप, इनको नहीं जानते। अब आप बोलोगे कि सर √2 कौन जानता हूँ, √2 का वैल्यू 1.414, लेकिन ये 1.414 √2 का मान है ही नहीं, ये लगभग मान है, अप्रोक्स मान है। कैसा मान है? अप्रोक्स, लगभग। समझ आई बात? अप्रोक्स मान है, ठीक है। √2 का वैल्यू 1.414 नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊँ। अच्छा, √4 का वैल्यू 2 होता है, √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 है ना। √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। क्या √4 का मान 2 है? यस, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट मान है। √4 का मान 2 बिल्कुल सही है। कैसे चेक करेंगे क्यों सही है? √4 का मान 2 ही होता है। 2 का वर्ग करो, देखो वापस 4 आता कि नहीं आता? बताओ, आता कि नहीं आता? √4 का मान 2 सही है कि नहीं है? कैसे चेक करोगे? 2 का वर्ग करो, देखो जरा वापस 4 आता कि नहीं आता? आता है। 2 का वर्ग करने पर वापस 4 आता है, इट मीन्स √4 का मान 2 सही है। तो यदि √2 का मान 1.414 सही है, तो 1.414 का स्क्वायर करने पर एग्जैक्ट 2 आना चाहिए। जैसे √4 का मान 2 बिल्कुल सही है, कैसे चेक करेंगे कि 2 का वर्ग करने पर वापस 4 आ रहा है। वैसे यदि √2 का मान 1.414 है, तो 1.414 का स्क्वायर करने पर 2 बनना चाहिए। लेकिन आप मोबाइल से 1.414 का वर्ग करना, 1.414 का वर्ग करने का मतलब होता है 1.414 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। बोलो समझ रहे क्या नहीं समझ रहे बात को, है ना? 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो 1.414 का स्क्वायर निकाल लेना आप, 1.9999 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 कभी नहीं आएगा। 1.9999 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 कभी भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला कि √2 का मान 1.414 नहीं है। यदि 1.414 √2 का मान होता तो 1.414 का वर्ग करने पे 2 आया होता, 1.9999 नहीं आया होता। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं आज तक जिसका वर्ग करने पर एग्जैक्ट 2 आ जाए।
ऐसा कोई नंबर बता दो आप जिसका वर्ग करने पे एग्जैक्ट 2 आ जाए, बता दो आप। ये बात बोल देना रूट टू नहीं, रूट और 2 कैंसिल 2 आ जाए, ऐसा नहीं, डेसिमल में। जैसे आप क्या करोगे कि और डेसिमल प्लेसेस लगाओगे आगे, है ना। दशमलव के बाद देखो 3 अंक, हम √2 का मान 1.414 पे ख़त्म नहीं होता, और भी आगे बढ़ता है, ठीक है ना। वो तो हम 3 अंक लेते हैं कि अप्रोप्रिएट भैया दशमलव के बाद 3 अंक ले लो, इतने में समझ आ जाएगा कि √2 का मान लगभग कितना होता है, इसलिए हम 3 अंक लेते हैं, वो तो और भी आगे जाता है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 3 अंक क्या, दशमलव के बाद 100 अंक तक चाहो तो खींच दो, 100 अंक करने के बाद भी जब वर्ग करोगे ना तो भी 2 नहीं आएगा। मतलब ऐसा नंबर आज तक बना ही नहीं जिसका वर्ग करने पे 2 आ जाए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि √2 का मान आज तक हमें नहीं पता। यदि √2 का मान पता होता तो उसका वर्ग करने पर 2 आया होता। यानी कि √2 का मान आज तक हमें नहीं पता, और यदि आप दावा करते हो आपको पता है, तो ऐसा कोई नंबर लिख दो यहाँ जिसका वर्ग करने पे एग्जैक्ट 2 आ जाए। नहीं, ऐसी कोई संख्या आज तक कोई बना नहीं पाया कि जिसका वर्ग करने पर एग्जैक्ट 2 आ जाए। इसका निष्कर्ष ये है कि √2 का एग्जैक्ट मान हमें नहीं पता। यदि पता होता तो वर्ग करने पर 2 आता। इट मीन्स √2 का एग्जैक्ट मान हमें नहीं पता, इट मीन्स √2 को आप नहीं जानते, √2 को आप नहीं जानते। ये मानो, मेरी बात माननी पड़ेगी आज आपको, √2 को आप नहीं जानते। अब वैसे ही √3 को बोलोगे आप क्या, सर √3 का वैल्यू 1.732 होता है। यदि 1.73, ये भी लगभग मान है, अप्रोक्स है, स्क्वायर करने पे 3 आना चाहिए, नहीं आएगा। 1.732 इंटू 1.732 आप कर लो, नहीं आएगा 3। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि √3 के वैल्यू को भी आप नहीं जानते। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को क्लियर। तो कहने का मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी एक करनी वाले नंबर होते हैं ना, √5, √7, √4 नहीं, ये तो करनी खत्म होकर 2 हो जाएगा ना, ये नहीं। जो वर्गमूल से बाहर न निकले, जो वर्गमूल से बाहर न निकले, वे सारे के सारे नंबर अपरिमेय में जाएंगे, क्योंकि इन सब का मान हमें पता ही नहीं। √5 का मान हमें नहीं पता है ना, √5 का मान हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्लियर। वो भी दशमलव में अनुमान ही लगाएंगे, केवल एग्जैक्ट नहीं पता। तो जो भी संख्या ऐसी करने में होती है ना, उनमें से किसी का भी एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला गया अभी तक। आज से 200-500 साल बाद कुछ नया आविष्कार हो जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं है दुनिया में आविष्कारों की, लेकिन आज तक नहीं निकाल पाया कोई। समझ आई बात? आपके पास हो तो बता दो, मैं तो सीधे चैलेंज कर रहा हूँ आपको, है ना। तो जो भी करनी में संख्याएं होती है ना, जो करनी से बाहर, इसको करनी को अंग्रेजी में सर्ट्स बोलते हैं, SURDS, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक, करनी और घातांक, है ना। तो सर्ट्स मतलब होता करनी, ये जो साइन होता है ना, ऐसा, ठीक है। तो √2 होता क्या है, 2 की पावर 1/2, ऐसा। तो पावर जब ऐसी होना तो उसे करनी कहते हैं, है ना। तो उसको छोड़ो आप तो ये देखो रूट, इसको वर्गमूल बोलते हैं। यदि 2 पे ऐसे लग जाए 3, अभी कुछ नहीं लगाए मतलब या 2 लगाए, आप जानते हो, बचपन में पढ़ा होगा वर्गमूल, इसको घनमूल कहते हैं। वर्गमूल में हो, घनमूल में हो, ये सब की सब किधर आएगी, अपरिमेय में। घनमूल क्या, 4th मूल भी हो, 4 लगा हो तो ये 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। चाहे 5 लगाओ यहाँ पे, है ना, तो भी करनी है ये। तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे जितने भी नंबर होंगे ना जिसमें ये साइन, ऐसा साइन जिसमें खत्म न होने पाए, हटने न पाए, वे सारे के सारे नंबर कहाँ जाएंगे, अपरिमेय में। उनको छोड़ के दुनिया की, इनको छोड़ के, जैसे भैया √97, ये भी अपरिमेय में जाएगा। करनी नहीं निकल रही ना बाहर, कितने बड़े नंबर हो सकते हैं वर्गमूल में, घनमूल में, जो करनी का साइन खत्म नहीं होने पाए, इट मीन्स वो सारे नंबर कहाँ आएंगे, अपरिमेय पे। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। वे सारे नंबर कहाँ आएंगे, अपरिमेय में। ये जो भीड़ करी है मैंने यहाँ पे, भीड़ को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, ठीक है। रिपीट करके देख लेना बैक जाके, तो आपको दिख जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब देखो कहानी क्या है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। तो जो भी संख्याएं करने में आएगी ना, उनको आप नहीं जानते हैं। जिनको नहीं जानते, ये बहुत आधारित चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल निष्कर्ष परिमेय अपरिमेय संख्याओं का। बाकी आप किताबी भाषा पढ़ के हमेशा रटते ही हो, बस आपको ये नहीं पता √2 अपरिमेय में क्यों आता है, नहीं पता आपको। आपको पता भी है तो आप कौन सी भाषा लगाओगे, वो बेसिक परिभाषा जो है परिमेय संख्याओं की, कि जिसको a/b के रूप में लिखा जा सके, ताकि a और b दोनों पूर्णांक होना चाहिए। बस वो रटन विद्या पढ़ ली, उस सांचे में जो सेट होगा वो परिमेय है, जो सेट नहीं होगा वो अपरिमेय है। अब ये नहीं पता कि ऐसी परिभाषा क्यों बनी,
क्या आधार है उसका, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, हो गया, ठीक है। तो जितनी भी करनी में संख्या है ना, इनको सबको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है सब कहाँ जाएंगे, सब माइनस में हो, दशमलव में हो, बाहर में हो, बटा में हो, अरे कैसा भी हो, सबका सब कहाँ जाएगा, परिमेय में। समझ आई बात। √2 √3 और लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यूब √2 क्यूब √3 है ना, 147 का फोर्थ मूल, ये मूल वो मूल, प्लस में माइनस में, चाहे -√2 हो प्लस √2 हो, माइनस क्यूब √2 हो प्लस क्यूब √2 हो, सारे के सारे माइनस प्लस कैसे भी हो, जैसे ये करनी का साइन दिखा उठा के फेंको अपरिमेय में। समझ आई बात है ना। अब सुनना मेरी बात एक और, इनको छोड़ के एक और केवल योद्धा है जो अपरिमेय में आता है। इसको छोड़ के जितनी भी संख्या इस दुनिया में है ना, सारी की सारी कहाँ जाएगी, परिमेय में जाएगी। सारी की सारी कहाँ जाएगी, परिमेय में जाएगी। अब सवाल ये उठता है, सर पाई को तो मैं जानता हूँ, मैंने अभी क्या बोला कि जिनको आप नहीं जानते वो अपरिमेय है। जिनको आप नहीं जानते, जिनको नहीं जानते वो इधर आएगा, तो पाई भी इधर ही आएगा। अब सवाल उठता, सर पाई को तो हम जानते हैं 22/7, पाई का 3.14 यदि लगभग माने तो आप कहेंगे सर पाई का 22/7 एग्जैक्ट मान होता है। नहीं, पाई को भी नहीं जानते आप। मैं बताऊं आपको, नहीं 22/7 पाई का सही मान है, नहीं 3.14 सही मान है, दोनों गलत है, दोनों लगभग है। पाई का 22/7 पाई का मान जो हम रियलिटी में, हमने जो अभी तक अपने अंदर ज्ञान अर्जित किया पाई को लेकर, हमारे मन में यही आया है कि पाई का 22/7 मान एग्जैक्ट होता होगा और 3.14 जो है 22/7 को सॉल्व करके लगभग आ जाता होगा। लेकिन नहीं, 22/7 स्वयं ही लगभग वैल्यू है। 22/7 अपने सेल्फ में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ आ रही है आपको बात। 22/7 खुद ही अपने आप में लगभग मान है। क्लियर। तो 22/7 खुद ही क्या है, अपने आप में अप्रोक्सीमेट है। 22/7 एक अनुमान लगाया गया है, अनुमान। सच में 22/7 एग्जैक्ट मान है ही नहीं, 22/7 अनुमान लगाया गया है कि पाई का मान 22/7 के लगभग होना चाहिए। 22/7 खुद ही माना गया है, लगभग माना गया है। यकीन ना हो तो एक बार पाई का मान गूगल पे डाल के देखो, वैल्यू ऑफ पाई, VALUE, वैल्यू ऑफ पाई, PIE पाई, वैल्यू ऑफ पाई। एक बार वैल्यू ऑफ पाई लिखना, वहां बताएगा दिस इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई टिल नाउ। क्योंकि अभी तक पाई का एग्जैक्ट मान हम नहीं खोज पाए। दशमलव के बाद 30-40 अंक तक जा चुके हैं लोग, दशमलव के बाद 30-40 अंक तक खिंच चुका है पाई का वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट मान पाई का आज भी नहीं खोज पाए। समझ आई बात आप लोगों को। जो जिसको नहीं जानते वो इरेशनल है, पाई को हम नहीं जानते, गूगल करना लिखा होगा। तो करने वालों को छोड़ के केवल पाई, बस ये इरेशनल में आएगा। इनको छोड़ के दुनिया की सारी संख्या कहाँ जाएगी, परिमेय में। क्योंकि सिर्फ इन संख्याओं को हम नहीं जानते, इनको छोड़ के सारी संख्याओं को हम जानते हैं, सारी संख्याओं को हम जानते हैं। जैसे अब ये गई, रियल नंबर में से यदि ये गई तो कौन सी बची जिनको हम जानते हैं। चलो देखो मैं बताता हूँ जिनको हम जानते हैं कौन सी बची है ना। इसको हटाता हूँ यहाँ से अभी, ठीक है। जिसको आप जानते हो, देखो सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ संख्याएं हो गई 10, 15, 100, 50, कुछ भी, कोई भी पूर्णांक है ना, नेगेटिव ले लो, -10, -15 है ना। 3-4 मत लिखो, 2 ही लिख देता हूँ। जैसे आप 10 को जानते हो है ना, 25 को जानते हो है ना, -10 को जानते हो, -25 को जानते हो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 3/4 को आप जानते हो है ना, 2/3 को आप जानते हो, -3/4 को भी जानते हो, -2/3 को भी जानते हो। मतलब बताता हूँ, अभी प्रूव करता हूँ। इनको छोड़ के कैसी कैसी संख्याएं और बची, कैसी कैसी, वो वैसी वैसी पिक्चर आपके सामने हर प्रकार की रख रहा हूँ कि इनको छोड़ के कौन कौन सी संख्याएं बची है ना, वो सारी पिक्चर आपके सामने। इनको छोड़ के एक तो ये नंबर बचे प्लस में माइनस में इंटीजर, एक भिन्न बचे प्लस में माइनस में, समझ आई बात। एक दशमलव वाली संख्या है, जैसे भैया 1.25 है ना, 1.25, ठीक है, माइनस का 1.25, क्लियर। और
और दशमलव में और भी नंबर जैसे बार, हाँ भैया 2.3 का बार, माइनस का 2.3 का बार। और कोई नंबर बचे हैं क्या जो देखने में आए हैं? एक तो बार वाले हो गए प्लस माइनस वाले, एक भिन्न वाले हो गए प्लस माइनस वाले, और एक पूर्णांक वाले हो गए प्लस माइनस वाले। ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? परिमेय में। इनको छोड़ के और कोई बचा है क्या? नहीं, बस हो गया, सब खत्म हो गया। अब सुनना मेरी बात है ना, ये जितने भी नंबर हम देखते हैं सब के सब क्या हैं? परिमेय हैं। आपके दिमाग के कन्फ्यूज़न अभी 5 मिनट में सब दूर होने वाले हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो भैया ये सारे सारे क्या है? परिमेय हैं। अब जिन्हें हम जानते हैं परिमेय, जिन्हें हम नहीं जानते वो तो मैंने बता दिया आपको खोल के, ये नंबर जिन्हें हम नहीं जानते परिमेय में आएंगे, जिनको जानते हैं वो परिमेय में आएंगे। तो अब सवाल उठता है कि सर इनको हम कैसे जानते हैं? मैं बताता हूँ कैसे जानते हैं। 10 को आप जानते हो? बिल्कुल जानते हो। मैंने बोला ला भैया 10 रुपये दे। कैसे सिद्ध करें 10 को हम जानते हैं? कैसे सिद्ध करें 10 को हम जानते हैं? उसका यूज़ करके। कैसे सिद्ध करें 10 को हम जानते हैं? उसका यूज़ करके। समझ आई बात? ला भैया 10 रुपया दे। ला भैया 10 का नोट निकालना तो ज़रा, तुरंत 10 का नोट निकाल के देगा। यदि मैं उससे बोलूँ ला भैया √3 रुपया निकाल के दे तो ज़रा, अरे ला ना √3 रुपया निकाल के दे, √3 आएगा उसको समझ में? क्या वो मेरे स्टेटमेंट से एक्शन कर पाएगा? जेब से पैसा निकाल पाएगा √3 बोलने पे? नहीं। ला भैया √3 रुपया दे, वर्गमूल 3 रुपया दे। नहीं, वर्गमूल 3 पता ही नहीं कितना होता है, कैसे निकालेगा? जानता ही नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे हो पाएगा? एक्शन में नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ला 10 रुपया दे भैया, यूज़ होगा कि नहीं होगा? तो जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनको जानते हैं, कैसे सिद्ध करोगे? जानते, क्योंकि उनका यूज़ हो गया। समझ आई बात? क्लियर? इनका यूज़ नहीं हुआ। जिनको हम नहीं जानते, जिनको जानते हैं वो कहाँ आएगा? परिमेय में। क्लियर? 25, ला भैया 25 रुपया दे। बिल्कुल 25 रुपये यूज़ है। -10 का यूज़ नहीं है क्या? 25 के पीछे -10 लगाओगे, 25 के पीछे -10 लगाओगे तो 25 -10 का मतलब प्रैक्टिकली 10 कम कर दो। -10 का प्रैक्टिकली मीनिंग बिल्कुल सटीक हूबहू 10 कम कर दो। तो 25 -10 का मतलब 25 - 10 कितना हो गया? 15। समझे कि नहीं समझे? तो -10 का यूज़ है कि नहीं है बताओ, है ना? तो जानते हैं, हम इनको जानते हैं भैया, मैंने प्रयोग करके बताया। अब सवाल उठता है सर ये इसका क्या करें? इसको तो हम नहीं जानते। 3/4 को आप जानते हो? 0.75 75 पैसा हुआ। ला भैया 3/4 रुपया दे। ला भैया 3/4 रुपया दे। 3/4 0.75 होता है, यानी कि 75 पैसा मांग रहा हूँ मैं उससे। समझ गया वो? 75 पैसा मांग रहा हूँ। समझ में आई बात? 25 पैसे, 4 आने, 54 3, है ना? 75 पैसे। वो आती थी ना बचपन में, गोली आती थी संतरे की, पिंगल भी आती थी है ना? अब सुनो मेरी बात, 3/4 है ना? 3/4, ठीक है। 3/4 की बात कर रहा हूँ। 3/4 को जानते कि नहीं जानते, है ना? जिनको जानते हो परिमेय में आएगा। 3/4 को आप जानते हो, देखो कैसे जानते हो मैं बताता हूँ। 3/4 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब होता है कि भैया 3 के कितने हिस्से कर दे? 4। 3/4 का मतलब होता है कि 3 मीटर लंबी रस्सी के कितने हिस्से कर दो? 4। 3 मीटर लंबी रस्सी के कितने हिस्से कर दो? 4। अब बताओ 3 मीटर लंबी रस्सी के 4 हिस्से बराबर, क्या प्रैक्टिकली एक्शन हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 3/4 खुद कह रहा है, कोई भी भिन्न यदि है तो भिन्न खुद बता रहा है अपनी जानकारी कि आप जानो मैं कौन हूँ। 3/4 क्या कह रहा है कि 3 मीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े कर दो? 4। आधा का आधा, इसका आधा कर दो, फिर आधे का आधा कर दो। देखो 4 टुकड़े हुए कि नहीं हुए बताओ ज़रा, बोलो हुए कि नहीं हुए 4 टुकड़े, है ना? या फिर प्रैक्टिकली करने की बात करो तो 3 मीटर लंबी रस्सी को, ऐसे लंबी रस्सी 3 मीटर, उसके इस कोने को पकड़ के यहाँ ले आओ तो देखो 3 मीटर लंबी रस्सी ऐसे थी, 3 मीटर लंबी रस्सी ऐसे हो गई, डबल हो गई कि नहीं हो गई? फिर उस डबल के दोनों पॉइंट को ऐसे पकड़ के, डबल के दोनों पॉइंट को पकड़ के डबल को फिर डबल पे ऐसे लाओ। 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया वो बताओ? 4 वर्ता हो गया कि नहीं हो गया? 4 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया वो बताओ? तो कहने का मतलब 4 टाइम्स होने के बाद फिर उसको कॉर्नर से कट कर दोगे, 4 बराबर टुकड़े हुए कि नहीं हुए? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जिन्हें हम जानते हो परिमेय में आता है। तो बताओ 3/4 को आप जानते कि नहीं जानते? अब आप बोलोगे सर मैं तो नहीं जानता 3/4 को, तो मैंने वही तो बताया आपको कैसे जानते हैं आप 3/4 को। कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर है मतलब उसको आप जान गए कि भैया 3 मीटर लंबी रस्सी के कितने हिस्से करने हैं? 4। समझ आई बात? तो प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है। दुनिया के हर एक भिन्न का इस प्रकार से प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है, मतलब दुनिया का हर एक भिन्न परिमेय संख्या में आएगा।
2/3, 2/3, 2/3, 2/3 क्या कहता है कि भैया 2 मीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े कर दो? 3। ले लो भैया 2 मीटर की रस्सी, कर दो 3 टुकड़े, 1 2 3। बताओ प्रैक्टिकली यूज़ हो गया कि नहीं हो गया? 2 मीटर लंबी रस्सी लेना हाथ में क्लास के बाद, 2 मीटर लंबी रस्सी लेना और 2 मीटर लंबी रस्सी के किसी तरह 3 बराबर टुकड़े करना। 2 मीटर लंबी रस्सी को ऐसे 2 मीटर लंबी रस्सी को ऐसे घुमा घुमा के एक के ऊपर एक लपेट के 3 वर्ता कर दोगे उसको, और 3 वर्ता करने के बाद इधर से कट करके 3 बराबर टुकड़े। पॉसिबल है कि नहीं बताओ? पॉसिबल है कि नहीं बताओ? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ संभव है कि नहीं है? तो 2/3 का प्रैक्टिकली यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? व्यवहारिक दुनिया में, वास्तविक दुनिया में 2/3 का प्रैक्टिकली यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बोलोगे कि सर वो तो 0.66666 होता है, 6 तो इन्फिनिटी तक जाता है, हमें पता ही नहीं है क्या होता है। वो आप 2/3 को 0.666 बना रहे हो। अरे 2/3 के बारे में पूछा ना आपसे, 0.666 के बारे में थोड़ी ना पूछा, या फिर वो 0.6 का बार होगा फिर। तो 0.6 का बार क्या है? 2/3 ही तो है। तो 2/3 का जो एक्चुअल वैल्यू जो आता है ना वो 0.6 अप टू इन्फिनिटी, तो वो 0.6 बार हो गया। क्या हो गया? वो 0.6 बार। तो 2/3 0.6 बार में कोई फर्क थोड़ी ना, ये भी परिमेय है। मैंने बोला ना बार वाली संख्या भी परिमेय में आएगी। तो 2/3 का एग्जैक्ट मान क्या होता है? 0.666 बार। और बार वाली संख्याएं भी कहाँ आएगी? परिमेय में। तो 2/3 को आप 0.6 बार भी लिख सकते हो, लेकिन बार वाली संख्याएं भी कहाँ आएगी? बोला मैंने परिमेय में आएगी। समझ आई बात आप लोगों को? तो दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन खुद कह रहा है कि मेरे को पहचानो, मैं कौन हूं, मैं हूं डॉन, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। तो फ्रैक्शन खुद कह रहा है कि भैया मेरे को पहचानो, है ना? ये फ्रैक्शन, ये भिन्न क्या है? भिन्न, कोई भी भिन्न दुनिया का क्या है? A/B है कि नहीं? कोई भी भिन्न दुनिया का A/B है कि नहीं? A/B क्या कहता है कि A के कितने टुकड़े करो? B। A के कितने टुकड़े करो? B। जैसे A मीटर लंबी रस्सी के B टुकड़े करो, जैसे 3 मीटर लंबी रस्सी के 4 टुकड़े करो, 2 मीटर लंबी रस्सी के 3 टुकड़े करो। तो इसका सामान्य रूप में क्या दे सकता हूँ? A/B का रूप बोल सकता हूँ किसी भी भिन्न को कि भैया A मीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े करो? B। यानी कि कहने का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी भिन्न परिमेय संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा? जिन्हें आप जानते हो वो परिमेय संख्या होती है, जिन्हें आप जानते हो वो परिमेय संख्या होती है। समझ आई बात? और मैंने आपको बताया कि हर एक भिन्न खुद बोल रहा है कि आप मेरे को पहचानो, मतलब दुनिया के हर एक भिन्न को आप जानते हो। जानने का मतलब दुनिया के हर एक भिन्न का प्रैक्टिकल यूज हो गया। जैसे मान लो 2/47, 2/47 यानी कि 2 मीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े करो? 47। अब आप उसमें सदिया लगा दो, करने में आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज तो हो जाएगा ना। मतलब दुनिया का हर एक फ्रैक्शन, दुनिया का हर एक फ्रैक्शन प्रैक्टिकली यूज़ हो गया, यानी कि दुनिया के हर एक फ्रैक्शन को हम जानते कि नहीं जानते? बताओ, समझ आ रही बात? 2/3 को आप जानते कि नहीं जानते? 2 मीटर लंबी रस्सी के 3 टुकड़े करो। 3/4 को आप जानते कि नहीं जानते? 3 मीटर लंबी रस्सी के 4 टुकड़े करो। यानी कि दुनिया के हर एक भिन्न को आप पहचानते हो। अब सवाल उठा कि भैया -2/3, -2/3 यानी कि 2/3 कम करना, लेकिन 2/3 का तो प्रैक्टिकल यूज़ है ना। अब आप बोलोगे सर -2/3 का प्रैक्टिकल यूज़ करके बताओ। तो -2/3 ऐसा है कि 1 के साथ चिपका दो -2/3, तो 1 में से -2/3 आप करोगे तो बताओ 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? ये लो -2/3 का प्रैक्टिकल यूज़ किया कि नहीं किया मैंने? बताओ ज़रा। -2/3 का प्रैक्टिकल यूज़ किया कि नहीं किया? बताओ ज़रा, समझे कि नहीं समझे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी भिन्न हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, वे सारे के सारे परिमेय हो गए कि नहीं हो गए? प्रैक्टिकली यूज हो गया कि नहीं हो गया? -2/3 का भी, -3/4 का भी। 1 के साथ चिपका दो -3/4, चिपका दो 1 के साथ, क्या करेगा? 1 के साथ -3/4 ऑपरेट होने लायक है कि नहीं है? 4 1 जा 4, 4 - 3 1/4। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो मैं 3 में से √2 को भी माइनस कर सकता हूँ, तो -√2 भी परिमेय हुआ। √2 को माइनस नहीं कर सकते भैया मेरे, √2 को आप जानते ही नहीं हो। √2 का मान आप 1.414 रखोगे, वही गलत है। √2 का मान 1.414 है ही नहीं, इससे गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, √2 का यूज़ हो ही नहीं रहा। समझ आई बात? क्लियर? ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन 1 - 2/3, 2/3 को तो आप जानते हो, सीधी सी बात है, 0.6 का बार होता है, वो एग्जैक्ट मान है। क्लियर? तो
तो 3 एकम 3, 3 माइनस 2, 1/3 आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। तो -2/3 कहाँ आएगा? परिमेय में। -3/4 भी कहाँ आएगा? परिमेय में। तो कहने का मतलब हर एक भिन्न परिमेय संख्या में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे 1.25, अच्छा 1.25 क्या है? दशमलव हटाओगे तो 125/100, ये भी भिन्न है कि नहीं है? 1.25 क्या है? दशमलव हटाओगे 125/100 यानी कि 5/4। बताओ, मतलब हर एक दशमलव संख्या भिन्न ही है कि नहीं है? दुनिया की हर एक दशमलव वाली संख्या भिन्न ही है कि नहीं है? तो कहने का मतलब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये भी एक फ्रिक्शन ही है, ये भी एक फ्रिक्शन ही है, ये भी एक फ्रिक्शन ही है। ये भी भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा 2.3 का बार, और ये भी भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा -2.3 का बार। और मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ कि हर एक फ्रिक्शन परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया। a/b क्या कहता है कि a मीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े करो? b। बस किसी भी फ्रिक्शन का प्रैक्टिकली यूज हो गया, इट मीन्स वो परिमेय संख्या में आ गया। दुनिया का हर एक भिन्न खुद कहता है मेरे को पहचानो, ऊपर वाले के नीचे के रिस्पेक्ट में टुकड़े करो, पार्ट्स करो, वो खुद अपनी पहचान बता रहा है। 2/3 हो, 5/3 हो, a/b हो, c/d हो, कुछ भी हो, है ना। तो हर एक भिन्न को मैं कौन सा रूप दे रहा हूं? a/b का, कि भैया a मीटर लंबी रस्सी के b टुकड़े करो। समझ आई बात? यानी कि हर एक भिन्न का प्रैक्टिकल यूज हो गया, यानी कि हर एक भिन्न को हम जान गए, पहचान गए। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी देर से मैं गा रहा हूं। क्लियर? तो ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है, ये भी दशमलव हटेगा नीचे, बार हटता है तो नीचे नो लगता है। बार को भिन्न में कैसे बदलते ये मैं आपको बताऊंगा आगे अभी, है ना। तो बार हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? नो। बार हटेगा तो क्या लगेगा? लेकिन नो नहीं लगेगा, ऊपर भी परिवर्तन होगा यहाँ पे, तो वो मत जाओ अभी। यानी कि हर एक दशमलव भी क्या है? भिन्न है, और हर एक भिन्न क्या होता है? परिमेय। अब आप यहाँ देखो, ये 10 है, लेकिन 10 के बटा में 1 लगा सकते हो। 25 है, 25 के बटा में 1 लगा सकते हो आप। -10 के बटा में 1 लगा सकते हो, -25 के बटा में 1 लगा सकते हो। कहने का मतलब आप देखो जरा, सारे के सारे भिन्न ही हैं, सारे के सारे भिन्न ही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी भिन्न ही होती है। दशमलव वाली संख्या भी अपने आप में भिन्न ही है। 10 रुपया भी अपने आप में फ्रिक्शन ही है, 10/1। 25 रुपया भी अपने आप में फ्रैक्शन ही, बटा 1। यदि किसी के नंबर में बटा नहीं है तो बटा 1 लगा दो। यानी कि कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी भिन्न हैं सब किस में आते हैं? परिमेय में। मैंने बोला 10 रुपया 25 रुपया ये भी परिमेय में आएगा, -10 -25 भी परिमेय में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? प्रैक्टिकल यूज़ करवाया मैंने। 3/4 2/3 भी परिमेय में आएगा, -3/4 -2/3 भी परिमेय में आएगा, दशमलव बार भी परिमेय में आएगा। लेकिन हमने फाइनली ये जाना कि एक्चुअली दशमलव और बार भी भिन्न ही बन रहा है। जो भिन्न नहीं था बटा 1 लगा के वो भी भिन्न ही बन रहा है। यानी कि हमने क्या जाना कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे एक्चुअली फ्रैक्शन ही है कि नहीं है, भिन्न ही है कि नहीं है। समझ आई बात? और ये सारे के सारे परिमेय संख्या है कि नहीं है। हर एक भिन्न परिमेय संख्या होता कि नहीं होता, बताया कि नहीं बताया। तो अब बोलो परिमेय संख्या क्या होती जिन्हें हम जानते हैं, और मैंने बोला कि जो भी भिन्न है उसको हम जान गए कि नहीं जान गए। तो जितने भी भिन्न हैं उन भिन्नों को हम जान गए। थोड़ी सी यूनिक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ डिफरेंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, संघर्ष हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान मेरे को आपके दिमाग के अंदर ले जाकर फिट करना है। क्लियर? तो कहने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी भिन्न हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? परिमेय। समझ आई बात? परिमेय संख्या 10 था, 25 था, 3/4 था, 1.25 था, 2.3 बार था, बार भी परिमेय था, 1.25 भी परिमेय था, 3/4 भी परिमेय था, 10 और 25 -10 -25 भी परिमेय था। लेकिन फाइनल निष्कर्ष क्या निकाला कि सारी संख्याएं किसके ऊपर टिकी है? एक भिन्न के ऊपर टिकी है कि नहीं टिकी है? ये सारी की सारी संख्याएं किस पोल पे टिकी है? किस पेड़ के तने के ऊपर ये सारी डालियां टिकी है? सारी हर प्रकार के नंबर फ्रैक्शन के ऊपर है कि नहीं? हर एक नंबर फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो कहने का मतलब हमने देखा कि परिमेय संख्या वो है जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन में है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये चीज़ हमने देखी कि नहीं देखी, बताओ मेरे को। समझ आई बात? जो भी फ्रैक्शन में है वो परिमेय है कि नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जो संख्याएं भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो सके, जो संख्याएं
भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो सके वे परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आधार क्या बनाया मैंने अपरिमेय परिमेय का? जिन्हें आप नहीं जानते वो अपरिमेय है और जिन्हें जानते हैं वो क्या है? परिमेय है। समझ आई बात? और जिनको हम जानते हैं, फाइनली कंक्लूजन निकाला कि जिनको हम जान रहे हैं एक्चुअली वो सारे के सारे भिन्न ही थे। तो कहने का मतलब जानने वाली संख्याएं सारी की सारी भिन्न हुई कि नहीं हुई, यानी कि परिमेय संख्या जो भिन्न है वही परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हम लिख सकते हैं कि जो भिन्न है वो परिमेय है? बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते कि जो भी फ्रैक्शन है वो परिमेय है। तो हमने हर दिशा में जा के देखा कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है, लेकिन हर दिशा में हमने ये पाया कि जो भी संख्या परिमेय बन रही थी वो सारी की सारी भिन्न थी। उस दिशा में गए, जो भी संख्या परिमेय बन रही थी दशमलव बार की, वो सारी की सारी भिन्न थी। इधर गए, जो भी संख्या देखी जो परिमेय सिद्ध हो रही थी वो सारी की सारी भिन्न है। तो क्या एक बेसिक कॉमन जनरल डेफिनेशन परिमेय संख्या का बन सकता है कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकें, यानी कि जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकें वे सारी की सारी संख्याएं परिमेय होगी कि नहीं होगी। अब आप क्रॉस क्वेश्चन ये करोगे कि सर a/b में आपने बोला a/b हर एक संख्या परिमेय होती है, तो आप बोलोगे, सबका दिमाग चलता है ना, आप बोलोगे कि सर a का मान √2 और b का मान √3 हो गया तो भी क्या परिमेय होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। करनी वाली संख्या a और b के मान में करनी वाली संख्याएं नहीं आएगी, ये दिखना ही नहीं चाहिए, रूट तो दिखना ही नहीं चाहिए। जिन संख्याओं को a और b के रूप में लिख सके, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, अभी मैं परिभाषा लिखवाऊंगा उसमें ये भी लिखवाऊंगा कि जिन संख्याओं को a/b के रूप में लिख सके, साथ ही साथ a और b का मान कोई करनी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये भी कंडीशन डालेंगे हम उसमें। टाइम कितना हो गया? 1-2 सेकंड रुको ज़रा। हाँ, है ना, 5 मिनट और बस। 1 मिनट। जिन संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकें, साथ ही साथ a और b का मान कोई करनी नहीं होना चाहिए, समझ आई बात? तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय। यही परिभाषा आप लोग लिखते हैं, समझ आई बात? तो अब मेरी बात सुनो और फटाफट परिभाषाएं लिखो जरा। परिमेय संख्या की किताबी परिभाषा जो हमने बनाई वो लिखो। अब हमने क्या परिभाषा बनाई? हर दिशा में जा के देखा, हर दिशा में हमने देखा कि जो भी परिमेय सिद्ध हो रहा था, जिन संख्याओं को भी हम जान पा रहे थे, जो भी परिमेय सिद्ध हो रहा था, हर दिशा में जा के देखा, हर एक कहीं न कहीं भिन्न ही बन रहा था। कहने का मतलब परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, समझ आई बात? अब लिखो परिभाषा परिमेय संख्या की किताबी परिभाषा, लिखो फटाफट जरा, लिखिए किताबी परिभाषा रेशनल नंबर परिमेय संख्या की। लिखिए, जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सके, जल्दी लिखो फटाफट, 5 मिनट बचे आज की क्लास के, है ना, फिर कल की क्लास में आएगा बाकी का मेंबर सारा। लिखो फटाफट, जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकें तथा a और b पूर्णांक होना चाहिए। जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकें तथा a और b पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकें तथा a और b के मान क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तथा a और b पूर्णांक होना चाहिए और ब्रैकेट में लिख लेना b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के समान नहीं होना चाहिए, ये भी लिखो ब्रैकेट में। जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकें तथा a और b पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। मैंने बोला ना a और b को किस दुश्मन से बचाना है? कहीं a और b का मान करनी वाला ना हो जाए, नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे हम, समझ आई बात? तो परिभाषा को बिल्कुल सुरक्षित करना है हमें, ताकि केवल वो परिमेय संख्या को ही दर्शाने पाए, ऐसी परिभाषा जनरेट करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? a और b को सुरक्षित करना पड़ेगा इनसे। तो a और b को यदि करनी से सुरक्षित करना है तो a और b को बोल दो कि a और b पूर्णांक होना चाहिए। जब a और b को बोलोगे पूर्णांक होना चाहिए तो करनी से सुरक्षित भी हो गए, मतलब सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, ऐसा। पूर्णांक समझते हो आप क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? जो दशमलव ना हो, अप टू इन्फिनिटी, और माइनस में भी -1 -2 अप टू इन्फिनिटी, मतलब जो पूर्ण संख्या हो केवल। तो a और b का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक। √2 √3 नहीं आएगा, समझ आई बात? तो कहने का मतलब हमें a और b को सुरक्षित करना था करनी से, ताकि वो परिमेय संख्या को ही दर्शा पाए। इसलिए हमने करनी को हटाने के लिए क्या बोल दिया कि a और b क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। कहने का मतलब a और b क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो a और b पूर्णांक होना चाहिए, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, करनी भी नहीं आया, और हमारा काम का काम भी हो गया, समझ आई बात? यानी कि a का मान नेगेटिव होगा, -2 -1 -3 तो भी चलेगा, पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा, कैसा होगा तो भी चलेगा, करनी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला कि जिन संख्याओं को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सके तथा
जहां ए और बी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, साथ ही b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों b का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए b का मान? क्योंकि हमारे गणित में बटा में 0 परिभाषित ही नहीं है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। बटा में 0 का मतलब होता है कि इन्फिनिटी। जब भी बटा में 0 होता तो उसका रिजल्ट क्या था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक कल्पना है, इन्फिनिटी कोई जानता थोड़ा। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी रुपया उसके पास नहीं पता, इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं पता किसी को, अनंत पे, समझ आई बात? तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बटा में 0 हमेशा अवॉइड करते हैं कि बी की जगह 0 भी नहीं आना चाहिए, तो काल्पनिक संख्या में चली जाएगी वो, तो इमेजनरी नंबर में, फिर रेशनल में कहाँ रह जाएगा वो, समझ आई बात? तो बटे में 0 हमेशा अवॉइड करते हैं पूरे गणित में ओवरऑल, समझ आई बात? क्लियर? तो देखो हमने परिमेय संख्या को प्रदर्शित करने लायक एक सुरक्षित परिभाषा जनरेट की कि नहीं की, जिन संख्याओं को a बटा बी के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जहां a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और b इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आई बात? इंग्लिश वाला डेफिनेशन लिख लो जरा फटाफट इंग्लिश में। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। इंग्लिश में जल्दी बोल रहा हूं, रोक के मेरी क्लास को कॉपी कर लेना ना। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b एंड a एंड b शुड बी इंटीजर्स, एंड a एंड b शुड बी इंटीजर्स, a एंड b शुड बी पूर्णांक, a एंड b शुड बी इंटीजर्स, एंड ब्रैकेट में लिखना ना b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आई बात? और एग्जाम्पल में ये लिखना परिमेय संख्याओं में, है ना, इसको समझ आ रही बात? और इधर एग्जाम्पल में लिखना पाई भी लिखना, समझ आई बात? अब रेशनल इरेशनल में कंफ्यूजन का है बच्चों का, जो कंफ्यूजन है पाई वाला तो दूर कर ही दिया मैंने, समझ आई बात है ना? अब जो कंफ्यूजन आता है आपको रेशनल इरेशनल में बता दूं आपको, ठीक है। अभी मैं रेशनल इरेशनल पे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आगे, अभी तो आपको और क्लियर होगा किस नंबर को रेशनल किसको इरेशनल कहेंगे ना। अब कंफ्यूजन क्या होते हैं लोगों के, देखो मैं दूर कर देता हूं 2 सेकंड में। दशम करणी को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं ना, सारी की सारी परिमेय में जाएगी। शब्दों को ध्यान रखना बस मेरे। अब मैंने बोला 22/7, 22/7, 22/7 और 3.14। बताओ ये परिमेय, इस पे बाद में आऊँगा, ये परिमेय है अपरिमेय है? परिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय है। मारूंगा, ध्यान रखना। 22/7 क्या है, परिमेय है। आप क्या छापामारी करते हो पता है? आप 22/7 को जब कोई आपसे पूछता है ना 22/7 परिमेय है अपरिमेय है, तो पहले आप 22/7 को बनाते हो पाई, और 22/7 को चेक नहीं करते आप पाई को चेक करते हो और बोलते हो अपरिमेय है। आपसे पाई किसने पूछा ये बताओ जरा, क्या आपसे पाई पूछा गया क्या? नहीं पूछा ना। आप खुद मतलब ऐसी मिस्टेक करता है इंसान। 22/7 तो 22/7 को क्या करता पता है, पहले पाई बनाता है, और 22/7 को तो चेक ही नहीं कर रहा वो अब किसको चेक कर रहा है, पाई को। जबकि आपसे पूछा 22/7 है तो पाई को क्यों चेक कर रहे हो? समझ आई बात? तो 22/7 को चेक कर रहे हो ना आप। और दूसरी बात एक और बता दूं कि भैया पाई का मान 22/7 है ही नहीं, वो तो फेल हो गया पहले ही। तो जब 22/7 पाई है ही नहीं तो 22/7 को आप पाई लिख ही नहीं सकते। 22/7 सिर्फ एक a बाई b का रूप एक भिन्न है, वो जाएगा परिमेय में। गलती करी तो पेपर में आके लकड़ी से कुटाई करूंगा, ध्यान रखना। 22/7 कहाँ जाएगा, परिमेय। अब 3.14, अरे भैया दशमलव वाली संख्या परिमेय में जाएगी। अब जबरदस्ती 3.14 को आप पाई छाप रहे हो, फिर पाई को चेक कर रहे हो। पाई किसने पूछा आपसे जो पाई को चेक कर रहे हो आप? 3.14 पाई का मान जबरदस्ती आपने कर दिया। तो बेचारे 3.14 की क्या गलती, स्वतंत्र है वो, आज़ाद है वो, हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। अभी उसको आप गुलाम कर रहे हो, अंग्रेजों के लगाम में डाल रहे हो उसको। तो 3.14 स्वतंत्र है अपनी जगह वो। 3.14 पाई का मान है ही नहीं, तो पाई छाप ही नहीं सकते आप, तो पाई को क्यों चेक कर रहे हो आप? 3.14 परिमेय संख्या, दशमलव वाली संख्या परिमेय में जाती है, दशमलव बार वाली। समझ आई बात? क्लियर, परिमेय में जाएगा। एक और कन्फ्यूजन जो बच्चे करते हैं, आपसे पूछा 1.414, बताओ भैया 1.414 परिमेय है अपरिमेय है? बोलो परिमेय है अपरिमेय है? परिमेय में जाएगा, अपरिमेय में जाने की गलती मत करना। अब लोग क्या करते हैं पता है, 1.414 को लोग लिखते हैं √2, और वो 1.414 को चेक नहीं करते। वो किसको चेक कर रहे हैं, √2 को। किसने पूछा आपसे √2? किसी ने पूछा है क्या √2 आपसे? आपसे क्या पूछा है, 1.414 पूछा क्या नहीं पूछा? फिर आप √2 को क्यों चेक कर रहे हो? और दूसरी बात, प्रूव हो चुका है कि √2 का 1.414 एग्जैक्ट मान है ही नहीं। जबरदस्ती 1.414 पे आप √2 का थप्पा मार के √2 को चेक कर रहे हो और बोल रहे हो अपरिमेय है, तो क्या मतलब है? 1.414 दशमलव वाली संख्या परिमेय होती है। आपसे √2 नहीं पूछा, आपसे 1.414 पूछा। समझ आई बात? 1.414 √2 का मान है ही नहीं, तो लगभग मान है वो, तो बेचारे उसकी क्या गलती, उसको क्यों अपरिमेय बना रहे हो, उसको क्यों अनजाना बना रहे हो? अच्छा आदमी तो 1.414 इधर आएगा। वैसे ही 1.732 √3 का मान होता है, इसको भी आप √3 छाप के √3 चेक करके इधर ले जाते हो।
क्यों ज़बरदस्ती √3 बना रहे हो? दशमलव वाली संख्या परिमेय में जाएगी। 1.73 अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है वो। समझ आ रही बात? दूसरा जीरो कहाँ जाएगा? परिमेय में जाएगा। 0/1 A/B का फॉर्म है। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो 0 भी क्या होता है? परिमेय होता है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? परिमेय या परिमेय बहुत अच्छे, जहाँ तक मेरे को विश्वास है ना? तो अब मैं जाऊँगा इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, अभी बहुत बड़ी दुनिया है। कल की क्लास में हम कवर अप करेंगे इसको, है ना? ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। इसको रिपीट कर करके देखें। आज तो केवल ज्ञान की बातें मैंने की थी, कुछ नया आपको देने की कोशिश की थी। मैं 5 मिनट में डेफिनेशन लिखवा के रटवा भी सकता था इसको, लेकिन नहीं, मैं रटवाना नहीं चाहता। यदि मैं रटवाता तो फिर आपके मन में सवाल पैदा होता कि सर पाई का वैल्यू तो 22/7 है, तो 22/7 भी परिमेय हो गया। लेकिन 22/7 पाई का वैल्यू नहीं है, पाई का वैल्यू हम नहीं जानते। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, तो बहुत सारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं ना, वो मैंने जो जिस आधार पे उठाया है परिमेय अपरिमेय, उस आधार के हिसाब से आपके कन्फ्यूजन सब दूर हो गए। समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर? लेकिन सिर्फ परिभाषा के आधार पे ज़्यादा कन्फ्यूजन बने रहते हैं। पाई को लेकर बना रहता है कि सर पाई तो 22/7 है, परिमेय होना चाहिए, लेकिन पाई का मान हम नहीं जानते, इसलिए वो कहाँ जाएगा? अपरिमेय में। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज। कल हम आगे बढ़ाएंगे इसको कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में यही एंड करता हूँ, खत्म करता हूँ। इसको रिपीट कर करके देखें। ठीक, चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं।